हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर क्लास मैथ सेशन में आपका स्वागतम है। और आज हम जा रहे हैं जो कल हम जहाँ जिस पॉइंट पे छोड़े थे उस पॉइंट पे स्टार्ट करने। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम चंदन कुमार और मैं एक्सपर्ट मैथ चैनल पर पढ़ाता हूं। और जो क्या भी बात है सर, सब्सक्राइब नहीं किए क्या हैं वो बात है सब्सक्राइब सर, करें क्या ताकि बात, ये नेक्स्ट बात वीडियो है। आने वाले अरे सर क्या बात। आपके पास तुरंत पहुंचे। चलिए, मैं मैट्रिक्स पढ़ाने जा रहा हूं और कल जिस और अभी पॉइंट पे तो छोड़े रुको, थे उसी पॉइंट पर क्लाइमैक्स अभी स्टार्ट करने जा बाकी रहे हैं। है। तो थोड़ा देखेंगे यहाँ पर कि ए आई जे ए कोई अवयव दिया है 1 2 2 4। तो यहाँ पे देखेंगे कि पंक्ति है। कल ही बताए थे कि पंक्ति जो होता है वो बेड़िया होता है, पट होता है, क्षैतिज में होता है। तो देख सकते हैं कि ये क्षैतिज है 1 2। तो कितना पंक्ति है, सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले पंक्ति को लिखा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले पंक्ति आई है, उसके बाद से शतम जे है। तो यहाँ पे पंक्ति एक जो क्षैतिज में है, पट में है 1 2। तो 2 गुणे, अब देख सकते हैं शतम को हमको काउंटिंग करना है कितने शतम में है। तो शतम देख सकते हैं कि जो खड़ी है जो ऊर्ध्वाधर है, इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्टिकल 1 2। आपको कल एक और पहचानने के लिए बताए थे कि इसको बोलते हैं पंक्ति को R1 और ये होता है R2 और ये होता है C1, ये होता है C2। अब देख सकते हैं कि पंक्तियाँ तो 1 2 हो गई और स्तंभ खड़े जो होती है वर्टिकल 1 2। तो 2 गुणे 2 कोटि का अवयव है। आप लिख सकते हैं कि अवयव ए आई ए बराबर ए आई जे बराबर ए आई जे एक 2 इंटू 2 कोटि का अवयव है। तो यहाँ पर हम इसका अवयव निकालते हैं, कंपोनेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले A11 निकालेंगे। अब आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि A11 कौन है। अब मैंने पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ 1 है, यानी आप लिख सकते हैं कि पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का अव्यय। अब निकालेंगे A12, यानी पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ के कंपोनेंट निकालेंगे, अवयव निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 देख सकते हैं, A12 हमारा 2 निकल गया। और देख सकते हैं कि पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अव्यय। अब हम निकालेंगे, पहला पंक्ति हमारा खत्म हो गया। अब दूसरा पंक्ति में चलेंगे, दूसरा पंक्ति में चलेंगे तो A21, यानी दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ का हमारा कंपोनेंट लग रहा है 2, यानी आप लिख सकते हैं कि दूसरा, यहाँ पे दूसरा आपको शायद नहीं बुझा रहा होगा तो साफ लिख देते हैं हम, दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ
का अव्यय। अब लास्ट बचा है दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ के अव्यय, जो कि 4 बचा है। आपको शायद ये समझाने के लिए मैं बेड़िया जो है पंक्ति और खड़ा जो है स्तंभ उस पर लाइन चलाया हूँ, तो हो सकता है आपको नहीं दिखे, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ कि दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ का एक कंपोनेंट 4 है। तो A2 बराबर 4 आप लिख सकते हैं कि दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ के अव्यय। अब आप देख सकते हैं कि आपका कंपोनेंट किस तरह से पहचानेंगे, चूँकि प्रश्नावली में काम आएगा। अगर यहाँ पे निकालना सीख जाते हैं तो फिर हमको लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होगा प्रश्नावली बनाने में। अब हमको उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा प्रश्नावली में कंपोनेंट निकालने के लिए। अगर बोल दे कि A11 निकालिए तो आप निकाल सकते हैं, A12 निकालिए तो आप निकाल सकते हैं 2, आप A21 निकालिए तो आप 2 निकाल सकते हैं, और A22 इस तरह से अगर बोले कि कंपोनेंट निकालिए तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट एक प्रश्नावली में आपको ये हो जाएगा कि अवयव की कोटि निकालिए। तो अवयव की कोटि किस तरह से निकाला जाता है। मान लीजिए कि A बराबर कोई हमको मैट्रिक्स दे दिया कि 2 4 6 8, और यहाँ पर अब कोटि किस तरह से निकाला जाता है। सबसे पहले इसमें वही बात फिर लागू होगी कि पंक्ति कौन है और स्तंभ कौन है। तो सबसे पहले मैं देख रहे हैं कि जो बेड़िया लाइन है, जो इस तरह से बेड़िया लाइन है, इस तरह से जो बेड़िया आपको लाइन दिख रही है वो है पंक्ति है। तो यहाँ पर R1 है और यहाँ पर बेड़िया लाइन फिर एक, यहाँ पर 1 और 2 R2 है, और देख रहे हैं खड़िया लाइन है। तो कितना है, 1 और 2, यानी 2 इसमें आपको दिख रहा है कि पंक्ति है, और खड़िया लाइन जो है 1 है और 2 है। तो 2 खड़िया लाइन और 2 बेड़िया लाइन, यानी 2 × 2 कोटि का अवयव है। तो आप लिख सकते हैं कि अवयव A का कोटि बराबर 2 × 2 बराबर 4। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, और प्रश्नावली में इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, और यहाँ पर इसको जानना बहुत बेहद ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैट्रिक्स का प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे अवयव के प्रकार, जिसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए मैं अवयव के प्रकार समझा देता हूँ। सबसे पहले इसमें अवयव के प्रकार पढ़ना है आपको। वो पढ़ना है, फर्स्ट है स्तंभ अवयव। आपको क्या पढ़ना है, स्तंभ अवयव। उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉलम,
चूंकि कल आप लोगों को बताए थे कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अब सबसे पहले मैं देखता हूँ कि भाई कॉलम मैट्रिक्स है क्या, स्तंभ अवयव है क्या। तो आप लोगों को कल बताए थे, इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि एक अवयव यहाँ पे थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा, एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है। स्तंभ अवयव कहलाता है, कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता है या केवल एक स्तंभ हो। एक स्तंभ हो। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मान लीजिए कि एक कोई मैट्रिक्स है, एक कोई अवयव है, चूँकि 0 √3 -1 और 1/2 यानी 1/2 एक मैट्रिक्स है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम बताए थे कि जो खड़े लाइन होती है, ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, वो होती है हमारा स्तंभ। तो एक ही तो खड़े लाइन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही तो खड़े लाइन है और एक खड़े लाइन है, तो एक ही स्तंभ है और बिल्कुल एक स्तंभ है, तो ये स्तंभ अवयव कहलाता है। डेफिनेशन देख लीजिए कि एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो। तो इसमें एक ही स्तंभ तो है, खड़िया एक ही तो है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि C1 देख सकते हैं कि C1 एक ही है। और देख सकते हैं पंक्ति, यहाँ पे देख सकते हैं कि पंक्ति, अरे भाई रोक तो, और यहाँ पे देख सकते हैं पंक्ति 1 यानी R1, 2 यानी R2, 3 यानी R3 और 4 यानी R4। और यहाँ पे स्तंभ कितना है, एक ही खड़िया लाइन है, एक ही ऊर्ध्वाधर लाइन है, इसको हम लोग C1 से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 पंक्ति है, चूँकि पंक्ति को पहले लिखते हैं तो 4, पंक्ति को पहले लिखते हैं तो 4 और इनटू स्तंभ कितना है 1, यानी यहाँ पर स्तंभ का परिभाषा हो गया कि एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक ही स्तंभ हो। तो केवल एक ही स्तंभ तो है, यानी स्तंभ अवयव हो गया। अब दूसरा है हमारा, दूसरा है पंक्ति अवयव। स्टॉप, पंक्ति अवयव हो गया। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं नेक्स्ट पेज पे आ चुका हूँ और हमारा स्तंभ अवयव तक कंप्लीट हो चुका था और हम लोग दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा पंक्ति अवयव। जिस तरह से हम लोग स्तंभ अवयव से रूबरू हुए थे, उसी प्रकार का पंक्ति अवयव है। देख लीजिएगा इसका डेफिनेशन, पंक्ति अवयव किसे कहते हैं। हालांकि इसका इंग्लिश भी लिख देते हैं। इसका होता है रॉ मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन देखेंगे कि एक अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है
एक अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है। यदि उसमें केवल एक ही पंक्ति हो। अब देखिए, मान लीजिए कि जैसे ए बराबर कोई मैट्रिक्स है और यहाँ पे दो √3, 5, 6 यहाँ पर कोई ए बराबर मैट्रिक्स है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने पंक्ति है, इसमें एक ही तो पंक्ति है, क्षैतिज लाइन है और क्षैतिज जो रहता है उसको पंक्ति कहते हैं। तो ये क्षैतिज है, एक ही पंक्ति है। तो इसको सबसे पहले पंक्ति को हम डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले पंक्ति 1 है और स्तंभ कितना है, खड़ा लाइन कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यानी इसको देखेंगे तो R1 है, SC1 है, SC2 है, SC3 है, SC4 है। जहाँ मैं बता दूं तो C4 है, यानी 4 स्तंभ है। जहाँ R1 बराबर पंक्ति, R1 बराबर पहला पंक्ति तथा C1 बराबर पहला स्तंभ, इसलिए लिख दिया हूँ ताकि और एक्सप्लेन बढ़िया से कर सकूं और आपको आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पंक्ति R1 एक ही है। यहाँ पे लिख दिया हूँ कि R1 बराबर पहला पंक्ति और C1, C2, C3, C4 यानी C1 बराबर पहला स्तंभ है। तो जो बेड़िया लाइन है उसको कहते हैं पंक्ति R1 और खड़िया लाइन है 1 यानी C1, 2, C2, 3, C3 और 4 C4 यानी 4 स्तंभ है और एक पंक्ति है। तो 1 गुणे 4 यानी इसमें एक पंक्ति है, तो ये पंक्ति अवयव कहलाता है। अब चलते हैं हम लोग वर्ग अवयव। वर्ग अवयव को देखेंगे। तीसरा वर्ग अवयव। वर्ग अवयव इसको कहते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इसका परिभाषा देखेंगे कि वर्ग अवयव एक वर्ग अवयव एक अवयव वर्ग अवयव कहलाता है। एक अवयव वर्ग अवयव कहलाता है यदि उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो यानी इक्वल हो, तो वह वर्ग अवयव होता है।
जैसे आप लोगों को बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन करता हूँ, समझिएगा। मान लीजिए कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, ए बराबर कोई मैट्रिक्स है 2 4 6 8। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जितना पंक्ति है, एगो पंक्ति और दूगो पंक्ति, तो दूगो पंक्ति है, बढ़िया लाइन पंक्ति है और खड़ा लाइन स्तंभ है। तो खड़ा लाइन एगो दूगो, तो जितना पंक्ति है उतना स्तंभ है, यानी 2 गुणे 2 कोटि का अवयव है। और एक इसमें विशेष बात ध्यान देने वाली है कि वर्ग अवयव में I बराबर J। अब आप देख रहे होंगे कि I बराबर J क्या है। तो I है जहाँ I बराबर, कल भी ये बात बता चुका हूँ कि I बराबर पंक्ति है और J बराबर स्तंभ है, स्तंभ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना पंक्ति है उतना भी स्तंभ है। तो एक पंक्ति, दूगो पंक्ति, एगो स्तंभ, दूगो स्तंभ, यानी R1 R2 C1 C2। तो दूगो पंक्ति है और दूगो स्तंभ है, तो 2 × 2 कोटि का अवयव है, यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है, तो यह वर्ग अवयव कहलाता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलेंगे अवयव के प्रकार में। विकर्ण अवयव, नेक्स्ट पॉइंट 4 नंबर, विकर्ण अवयव। मैं आशा करता हूँ कि आपको मैट्रिक्स का टाइप समझ में आ जाएगा। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है? विकर्ण अवयव कि एक अवयव, एक वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है। एक वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है। एक वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है यदि उसके विकर्णों के अव्यय को छोड़कर अन्य अव्यय शून्य हो तो उसे विकर्ण अवयव कहलाता है। अब ध्यान देंगे
कि विकर्ण अवयव होता है, एक प्रकार का वर्गीय अवयव होता है, किंतु उसमें अंतर इतना ही होता है। मान लीजिए ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, हम लोग ए बराबर कोई मैट्रिक्स मान लिए, चूंकि ए बराबर है √3 0 0 और √5। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक प्रकार का वर्ग अवयव है, क्योंकि वर्ग अवयव में जितने पंक्ति होते हैं उतने ही स्तंभ होते हैं। तो वर्ग अवयव वह अवयव होता है जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है। तो पंक्ति देख रहे हैं एक पंक्ति और दूसरा पंक्ति, स्तंभ देख रहे हैं एक स्तंभ और दूसरा स्तंभ, यानी वर्ग अवयव एक विकर्ण अवयव होता है। बल्कि इसमें देखिएगा कि इसमें विकर्ण, अब विकर्ण सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि भाई विकर्ण क्या है, ये नया टर्म कहाँ से आ गया। तो विकर्ण जो तिरछा तिरछी अव्यय होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, देखिएगा इसका सामने यह है, आमने सामने वाला जो कंपोनेंट है अव्यय है वो शून्य नहीं है, बल्कि इसके अलावा और कंपोनेंट और अव्यय शून्य है, तो यह एक विकर्ण अवयव कहलाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेशन कि एक वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है यदि उसके विकर्ण के अव्यय को छोड़कर अन्य अव्यय शून्य हो तो उसे विकर्ण अवयव कहलाता है, कहते हैं या कहलाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि विकर्ण कौन सा होता है, जो आमने सामने की संख्या है √3 √5 और इसके अलावा अन्य जो कंपोनेंट अव्यय है वो शून्य है, तो यह विकर्ण अवयव कहलाएगा। और देख सकते हैं कि इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान है, एक पंक्ति और दो पंक्ति, एक स्तंभ और दो स्तंभ, यानी 2 × 2 कोटि का वर्ग अवयव है। तो यह एक विकर्ण अवयव कहलाएगा। यहाँ पर होता है आपका विकर्ण अवयव एंड, यानी समाप्त होता है। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे हम लोग। तो विकर्ण अवयव के बाद से 5 होता है अदिश अवयव। अदिश अवयव जिसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो अदिश अवयव को कहते हैं हम लोग इंग्लिश में स्केलर मैट्रिक्स। और मैं बता दूं कि बुक में बहुत पूरे जो डेफिनेशन लिखा है तो उसको मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, मैं अपने तरफ से डेफिनेशन इसको बना रहा हूँ। बड़ी सिंपल है और सभी को समझ में आ जाएगा, मैं आशा करता हूँ। तो अदिश अवयव, तो अदिश अवयव क्या कहलाता है, देखिएगा कि एक विकर्ण अवयव, एक विकर्ण अवयव एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है। अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव विकर्ण के अव्यय समान हो। विकर्ण के अव्यय समान हो अर्थात एक वर्ग अवयव भी हो। एक वर्ग अवयव भी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि विकर्ण अवयव एक अदिश अवयव जो है, एक अदिश अवयव जो है एक विकर्ण अवयव ही है, विकर्ण अवयव भी है। अदिश अवयव एक विकर्ण अवयव भी है। इसके अगर विकर्णों के अवयव समान हो, इसके विकर्ण के जो अवयव हैं वो समान होने चाहिए। कंडीशन इतना ही है, जैसे एक मान लेते हैं मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे है √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। अब देख रहे हैं जितने भी हम यहाँ पे डिफिनेशन लिखवाए हैं वो एग्जैक्टली यहाँ पे मैच कर रहा है। सबसे पहले लिखवाए हैं कि एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव है, एक विकर्ण अवयव भी है। अब विकर्ण अवयव देख रहे हैं कि इसके विकर्ण के अवयव शून्य नहीं है, इसके अलावा अन्य जो कंपोनेंट हैं वो शून्य है, यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरा कंडीशन इसमें था कि एक वर्ग विकर्ण इसके समान होने चाहिए, विकर्ण इसके इक्वल होने चाहिए। और विकर्ण कौन हो सकता है, तो ये आमने सामने वाले जो संख्या है वो विकर्ण कहलाते हैं। जैसे मैं इसको थोड़ा सा घेरा लगा देता हूँ, इसको थोड़ा सा घेरा लगा देता हूँ, तो घेरा तो ठीक से नहीं लग पाएगा, थोड़ा घेरा लगाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, कोई बात नहीं। इसको आसानी भाषा में एक्सप्लेन करने के लिए मैं घेरा लगा देता हूँ। और यह देख रहे हैं कि जो आमने सामने वाली जो संख्या है ये विकर्ण है, ये समान है √3 और इसके अलावा अन्य जो अवयव हैं कंपोनेंट है वो शून्य है। और तीसरा है कि यह वर्ग अवयव भी है। इसमें देख रहे हैं कि जितने वर्ग हैं, जितने स्तंभ है उतने पंक्ति है। अब पंक्ति कौन है, जो बढ़िया लाइन है 1 2 3, और यहाँ पे देख सकते हैं स्तंभ 1 2 3, यानी यह वर्ग अदिश अवयव का परिभाषा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि R1 R2 R3, यहाँ पे C1 C2 और C3। तो यहाँ पे जितने वर्ग स्तंभ है उतने पंक्ति हैं। तो ये 1 2 3 1 2 3 यानी 3 गुणे 3 कोटि का अवयव है, यानी एक वर्ग अवयव है। साथ ही साथ यह विकर्ण अवयव है, क्योंकि इसके विकर्ण के अवयव जो होते हैं वो समान, इसके विकर्ण के अवयव के अलावा अन्य जो संख्या है वह शून्य है। और साथ ही विकर्ण अवयव एक अदिश अवयव कहलाता है, किंतु इसके विकर्ण के अवयव समान होने चाहिए। तो देख सकते हैं √3 अब यहाँ पे होता है अदिश अवयव का डिफिनीशन समाप्त। और हम नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं और हम पिछले पेज पर अदिश अवयव तक कंप्लीट किए थे। और हमारा इसके बाद अदिश अवयव के बाद से नेक्स्ट पॉइंट है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव जो 6 नंबर है, तत्समक अवयव। तत्समक तत्समक अवयव जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में आइडेंटिफाई मैट्रिक्स। आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए इसके जो डिफिनेशन है सब लगभग मिलता जुलता है, थोड़ा सा का अंतर है। इसमें देखिए एक वर्ग अवयव, ये भी एक वर्ग अवयव है। सबसे पहले इस पे आपको ध्यान देना होगा कि ये भी एक वर्ग अवयव ही है, एक वर्ग अवयव। यानी आप एक वर्ग अवयव याद कर लेते हैं तो उससे आपको बहुत ऐसे
डेफिनेशन है उसमें आपको सहायता मिल जाएगी समझने में। तो एक वर्ग अवयव जिसके विकर्णों के सभी अव्यय इकाई होते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक नए टर्म्स आ गया इकाई। तो इकाई तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि इकाई मतलब एक होता है, यानी जिसके विकर्णों के जो अव्यय होते हैं एक होते हैं, इकाई होता है, तथा शेष अव्यय शून्य होता है। शून्य होता है तो उसे तत्समक अवयव तत्समक अवयव कहलाता है। जैसे में आप देख सकते हैं ए बराबर यहाँ पे ए बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले तो ये वर्ग अवयव होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है कि ये वर्ग अवयव होने चाहिए, यानी इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। तो पंक्तियों की संख्या 1 2 3 और स्तंभों की संख्या 1 2 3। तो 3 × 3 यानी एक वर्ग अवयव है। इसमें कोई संकोच की बात नहीं है, वर्ग अवयव तो है। अब तत्समक अवयव तो हम परिभाषा बताए थे कि एक वर्ग अवयव जिसके विकर्णों के सभी अवयव इकाई मतलब इकाई होते हैं, यानी एक होते हैं, तथा शेष अव्यय शून्य होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी मैं विकर्ण अवयव को घेरा लगाकर दिखा दूँ ताकि समझने में आपको हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विकर्ण अवयव जो आमने सामने की जो संख्याएं होती है। तो यहाँ पे विकर्ण अवयव थोड़ा सा मैं चटकार पेन चला देता हूँ। यहाँ पे विकर्ण अवयव जो है वो 1 है, यानी इकाई है, और शेष अवयव जो होते हैं वो शून्य है। तो यह कहलाता है तत्समक अवयव। और यहाँ पर वर्ग अवयव भी एक प्रकार का देख सकते हैं कि 3 × 3, यानी जितने स्तंभ है उतने पंक्ति जितने पंक्ति है उतना स्तंभ है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शून्य अवयव, जो कि 7 नंबर है। 7 नंबर हमारा नेक्स्ट पॉइंट शून्य अवयव है। शून्य। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं शून्य अवयव, जिसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में जीरो मैट्रिक्स। अब तो बड़ी ये अपने जो परिभाषा क्वेश्चन है वो अपने नामे से बयां कर रहा है कि शून्य अवयव। तो एक अवयव आप लोग नामे से देख रहे हैं शून्य अवयव कि एक अवयव शून्य अवयव शून्य अवयव अथवा रिक्त अवयव कहलाता है। रिक्त अवयव कहलाता है।
रिक्त अवयव कहलाता है। और एक बात ध्यान रखना कि इसके सभी अवयव शून्य होते हैं और इसके सभी अवयव शून्य होते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं ए बराबर देख सकते हैं। हालांकि ये भी एक वर्गीय अवयव है, ये भी एक वर्ग अवयव होनी चाहिए। देख सकते हैं 0 0 0 और 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी वर्ग अवयव है। पंक्तियों की संख्या 1 और 2 और स्तंभों की संख्या 1 और 2, तो यह सभी अवयव इसके शून्य होते हैं। हालांकि ये भी वर्ग अवयव है लेकिन इसके सभी अवयव शून्य होते हैं, सभी कंपोनेंट शून्य होते हैं। और ये भी 2 कोटि का अवयव है। और हेलो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त हो चुका है। और एक बात, जो भी लोग वीडियो देखते हैं जो भी उनका डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियो को मैं सुधार सकूं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। और मैं आने वाले टाइम में फ्री नोट्स PDF प्रोवाइड कर सकता हूं। धन्यवाद।